Good evening, everyone. So myself Alok Mishra, and I'm standing here to introduce the first lecture of chemistry of class 11th. The name of the chapter is Some Basic Concept of Chemistry. Okay, I am introducing this chapter in the classes of Infinity class. So I'm going to represent some basic information about the chemistry. The first of all, we want to know व्हाट इज केमिस्ट्री। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कॉम्पोजिशन, सब्स्टिट्यूशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस कैसे मिलकर के बना है, किन किन चीजों से मिलकर के बना है, और सब्सटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, उन सब का जो कॉम्बिनेशन और उनका जो एक प्रॉपर स्टडी होता है, वो जिस ब्रांच ऑफ साइंस के थ्रू हम करते हैं उसको क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री का जो ब्रांच है वो बहुत छोटा ब्रांच नहीं है, बहुत बड़ा ब्रांच है। तो इसीलिए केमिस्ट्री के कुछ सेवरल ब्रांचेज को हम पढ़ते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है हमको केमिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ कुछ ब्रांचेस के मैंने नाम लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे कॉमन 3 ब्रांच है जिसको हम मेजर पार्ट्स कहते हैं केमिस्ट्री का। The first is physical chemistry, second is inorganic and third is organic chemistry. Physical chemistry में हम जो भी हमारे सराउंडिंग्स में जो फिजिक्स के बेसिस पे मैकेनिक्स का जो भी सब्सटेंस होता है, जो केमिकल या केमिकल सब्सटेंस से रिलेटेड होता है, उनकी स्टडी हम फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। दूसरा जो हमारा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वो है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी जितने भी एलिमेंट्स हमारे हैं पीरियोडिक टेबल में, उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उनके रिगार्डिंग जो भी बात होती है, कंपाउंड, रिलेशनशिप, उनका नेचर, बिहेवियर, वो सभी सब्सटेंस की स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्रू करते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ कार्बन बेस्ड जितने भी कंपाउंड है, अल्कोहल, फिनॉल, एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ऑल दीज टाइप ऑफ सब्सटेंस विच इज बिलोंग्स टू द कार्बन फैमिली या कार्बन से मिलकर के बनने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी कंपाउंड होते हैं, वो सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्रू पढ़े जाते हैं, जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, या कह सकते हैं कि 3 पार्ट हम केमिस्ट्री के जानते हैं। जैसे पहला पार्ट होता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा होता है हमारा इनऑर्गेनिक, और तीसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये मेजर पार्ट्स है। इनके साथ साथ कुछ एडिशनल पार्ट्स भी ऐड किए गए हैं हमारे केमिस्ट्री के बुक में, या हमारे केमिस्ट्री के जो भी नोट्स हैं या उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें दिए हुए हैं। जैसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, तो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग पे जो भी इंफॉर्मेशन है कि कैसा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, क्या हमें ये सब्सटेंस की जरूरत होती है, उन सब की जो स्टडी होती है वो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के थ्रू करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट, कि जो भी एनालिसिस की जाती है किसी भी एसिड या किसी भी बेस के स्ट्रेंथ को जब हम फाइनलाइज करते हैं, तो उस स्ट्रेंथ को जानने के लिए हम जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को यूज करते हैं वो होता है हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो सिर्फ यहाँ एसिड बेस नहीं, और भी बहुत सारे सब्सटेंस, जैसे अल्कोहल में क्या डिसॉल्व हो सकता है, अल्कोहल कितनी मात्रा में हम यूज कर सकते हैं, कितना यूजफुल है, कितना टॉक्सिक होगा, ये सारे इंफॉर्मेशन हमको एनालिटिकल केमिस्ट्री के थ्रू मिल जाते हैं। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द मेडिसिन्स, दवाइयों के बारे में, या दवा कैसे बनती है, कि क्या सॉल्ट कॉम्बिनेशन होता है, क्या और भी प्रोसेसेस होते हैं, उन सभी प्रोसेस की जो स्टडी जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के थ्रू की जाती है उसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। और लास्ट हमारा जो मैंने लिखा हुआ है वो है हमारा एग्रोकेमिकल साइंस या एग्रोकेमिकल बेस्ड केमिस्ट्री, जिसमें हम खेती बाड़ी से जुड़ी सभी चीजों को देखते हैं। जैसे मिट्टी कितनी उपजाऊ है, मिट्टी क्या यूजफुल है, मिट्टी का क्या यूज है, उन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। साथ ही साथ कब कौन सी फसल को कौन सा केमिकल का जरूरत पड़ता है, कब कौन से केमिकल का यूज हम किस तरह के क्रॉप के लिए यूज कर सकते हैं, उन सब की स्टडी हम एग्रोकेमिकल के हिसाब से करते हैं। तो ये सभी जो हमारे यहाँ पे मैंने पार्ट्स लिखे हुए हैं, ये सभी केमिस्ट्री के ही ब्रांचेस होते हैं, और इनके ही थ्रू हम स्टडी करते हैं किसकी, केमिस्ट्री की, और उनके अलग अलग तरह के जो भी हमारे इंपॉर्टेंस है लाइफ में उसकी स्टडी की जाती है। उसी तरीके से अगर हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, तो ये तो पता चले कि भाई किसने केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया, हु वर इंट्रोड्यूस अबाउट द केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था जो एक फिर से बेसिकली ये केमिस्ट तो नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने केमिस्ट्री के बारे में बताया था। ठीक है, और उनका नाम है
एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर। वैसे शॉर्टकट में तो हम एंटोनी लेवोजियर ही पढ़ते हैं इनका नाम, लेकिन इनका फुल फॉर्म या फुल नेम जो होता है वो ये दिया हुआ है हमारा, एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर। इन्होंने ही क्या किया था, केमिस्ट्री को एक स्पेशलिटी या स्पेशल ब्रांच ऑफ साइंस कहा था, इसीलिए जो फादर ऑफ केमिस्ट्री का टर्मिनोलॉजी है वो हम इनके नाम के साथ जोड़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का हमारा जो टर्म है वो क्या कैसा होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस मतलब क्या है कि केमिस्ट्री की जरूरत क्या है, केमिस्ट्री क्यों हमारे लिए यूजफुल है। तो कहते हैं कि केमिस्ट्री इतनी यूजफुल है हमारे लाइफ के लिए कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलता, कोई भी काम हमारा केमिस्ट्री के बिना नहीं चल सकता। जैसा कि मैंने आपको ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बताया, तो उसमें दिखा ना कि दवाई भी केमिस्ट्री से बन रही है, खेत में काम भी केमिस्ट्री से हो रहा है, हेल्थ पे भी ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है ना भाई। दवा तो बनेगी तो हेल्थ तो वैसे बेसिकली केयरफुल रहेंगे हेल्थ को लेकर के। तो ये सारे जो भी हमारे बॉडी के अकॉर्डेंस पे जो काम होते हैं और बॉडी को ठीक रखने के लिए जो काम किए जाते हैं, वो सभी हमारे लाइफ के बेसिस पे वर्क करते हैं, लाइफ प्रोसेस के थ्रू कंसीडर होता है। तो उनका जो भी रोल होता है, जो भी प्रोसेस होता है, वो किसके थ्रू होता है, केमिस्ट्री के थ्रू होता है। और केमिस्ट्री का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना अदर ब्रांच ऑफ साइंस का हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस होता है। जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंस आता है एग्रीकल्चर एंड फूड। कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे सीड्स होते हैं जिनको लंबे समय तक इंट्रोड्यूस करने के लिए, लंबे समय तक चलाने के लिए हम बहुत सारे केमिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है। और उन केमिकल्स की मदद से हम बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं एज अ केमिकल। जैसे हम देखो एग्रीकल्चर में बहुत सारे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा जो फसल या क्रॉप जो होता है वो अच्छा होता है। बहुत तरह के टूल्स का यूज करते हैं, तो खैर टूल्स यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ केमिकल्स की। तो यूरिया है, ठीक है ना, पोटास, जिंक, बहुत सारे ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो क्रॉप को और ज्यादा इंप्रूव करके ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। तो उन सबको, ठीक है ना, एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस किया गया है बाय द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। और फूड के लिए जो भी फूडिंग पार्ट्स होते हैं, जो क्रॉप्स हम ग्रो कराते हैं, ठीक है ना, इनमें भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं फूड को रिलेटेड। जैसे आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 9th और 10th में, उसमें आपने देखा होगा रेंसिडिटी ऑफ फूड के बारे में, जिसमें एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है फूड का, ठीक है ना, सराउंडिंग्स के जो भी कह सकते हैं एक हवा का जो इम्पैक्ट होता है फूड के ऊपर, या फिर जो बहुत हीट होती है उसका जो इम्पैक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग्स पे जो फूड का रिलेशन बताया गया है केमिस्ट्री के साथ, वो बताया गया है कि फूड को अगर बहुत लंबे समय तक हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, अगर उसको प्रॉपर स्टोरेज का क्या होता है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, तो वो खराब हो सकता है। और वो खराब क्यों होता है, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो उसको भी ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए ही हमारा केमिस्ट्री बहुत यूजफुल है। जैसे बहुत सारे हम प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं, वो प्रिजर्वेटिव बेसिकली इस टाइम जो कॉमनली हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, नाइट्रोजन गैस, जिसको हम फूड सप्लीमेंट यानी कि जो भी पैकिंग फूड्स होते हैं उनमें हम भर देते हैं, जिससे बाहर का जो सराउंडिंग है उसके जो हीट का या उसका टेम्परेचर का कोई भी इंपैक्ट जो होता है फूड को नहीं होता है, तो वो लंबे समय तक चल जाता है। केमिस्ट्री के ही यूज के थ्रू हम देख रहे हैं कि हम बहुत सारे ऐसे गैसेस का यूज करते थे पहले रेफ्रिजरेटर में, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC इसको बोलते थे शॉर्टकट में। तो वो CFC जो था हमारा, ठीक है, इसका यूज हम रेफ्रिजरेटर में करते थे एज अ कूलेंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा हमारे लिए क्या था, कंफर्टेबल नहीं था, इससे बहुत सारी डिजीज कॉज हो रही थी, जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स थी, और भी साथ साथ अदर इम्पैक्ट ऑफ द बॉडी था इसका, जिससे बॉडी में पेन होना या बहुत सारे एक होना। उन कंडीशंस से रिमूव आउट लाने के लिए सबसे ज्यादा जो यूजफुल गैस मिला हमको वो था नाइट्रोजन, जिसको हम एज अ कूलेंट क्या करते हैं, आज यूज करते हैं, ठीक है। CFC से एक मेन रोग कॉज होता था, एक डिजीज कॉज होती थी, उसका नाम क्या है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि CFC का एक्सेस यूज करने की वजह से सबसे ज्यादा कौन सी डिजीज कॉज हुई थी, ठीक है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन है, आज के टॉपिक में ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है केमिस्ट्री का यूज हमारे हेल्थ में और हमारे सैनिटाइजेशन में भी देखने को मिलता है। तो हेल्थ और सैनिटाइजेशन की बात करें केमिस्ट्री का, तो आपने देखा अभी जस्ट हाल ही में 2 साल पहले क्या स्थिति थी हमारी, ठीक है, ड्यू टू द कोविड। तो बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारे सैनिटरी यूजुअल चीजें, जैसे सैनिटाइजेशन के अकॉर्डेंस पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे सैनिटाइजर, बहुत सारे केमिकल ऐसे यूज किए गए थे जो
वायरल इन्फेक्शन को क्या कर रहे थे, रिड्यूस कर रहे थे, ठीक है ना। और भी कई सारी दवाइयां थी, जैसे दवाई होती है पेनिसिलिन, ठीक है ना, और कुछ एडवांस दवाइयां होती हैं जो यूज की जाती है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन जो एज अ एंटीबायोटिक हम यूज कर रहे थे, ठीक है ना। तो वो मेडिसिन जो होता है, उस मेडिसिन का क्या प्रॉपर एक्शन होता है और उससे कितना ज्यादा हमें फायदा हो रहा है, वो सभी हम ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के थ्रू स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो कोविड की बात कर रहे थे हम, तो कोविड में, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है, कौन सी दवा का यूज हुआ था, कोविड में सबसे ज्यादा कौन सी दवा का यूज हुआ था, इसका मुझे आंसर चाहिए। विच मेडिसिन इज मोस्टली यूज इन ड्यूरेशन ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। तो ये जो सेकंड हमारा जो इंपॉर्टेंस था उसके अकॉर्डिंग पे एक दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं दे पाएंगे तो प्लीज कमेंट करिए, मैं बताऊंगा आपको उसका आंसर क्या होगा। कह रहा है सेविंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। कह रहा कि जो केमिस्ट्री है वो हमारे एनवायरमेंट को कैसे सेव करता है, तो कहते हैं कि हम ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का यूज करते हैं, कई सारे सॉल्ट ऐसे होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, बहुत अच्छी तरीके से डिग्रेडेट कर देता है, मतलब उसको समाप्त करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एनवायरमेंट में जो जर्म्स, जो यूजफुल नहीं हार्मफुल जर्म्स जनरेट होते हैं, उनके ग्रोथ में क्या होती है, धीरे 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 करके क्या होती है, कमी होती जाती है, ठीक है। तो उनकी ग्रोथ को रिड्यूस करने में क्या करता है हमारा ब्रांच ऑफ साइंस जिसका नाम है केमिस्ट्री, वो यूजफुल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जैसे रबर उद्योग है हमारा, कॉटन टेक्सटाइल है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, जैसे पेपर इंडस्ट्रीज है। इन सभी इंडस्ट्रीज में जो क्लीनिंग का जो वर्क होता है, बेसिकली बहुत सारे एसिड्स का यूज होता है, बहुत सारे बेस का यूज होता है, ठीक है ना। तो वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए और उसको एक प्रॉपर सेटअप देने के लिए भी क्या होता है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का यूज किया जाता है। इसमें बहुत सारे केमिकल्स का यूज हम इंडस्ट्री में भी करते हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री का, जो हम हमारे अपने लाइफ में महसूस भी करते हैं, और इसका इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है एज अ ब्रांच ऑफ साइंस के तौर पे, ठीक है। और यही हमारा इंपॉर्टेंस होता है केमिस्ट्री का। अब बात करते हैं इसके बारे में जो इस टॉपिक से ठीक हट करके आता है, जो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, वो है मैटर। मैटर क्या होता है, मैटर मतलब वो मैटर नहीं होता है जिसमें बवाल वगैरह झगड़ा होती है, ऐसी बात नहीं है। यहां हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के हिसाब से मैटर। मैटर मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। तो पदार्थ की डिफिनेशन बहुत कॉमन है। पदार्थ की डिफिनेशन अगर बात करें, मैटर की बात करें, तो कहते हैं कि वो वस्तु जिसको हम कहीं रख दे तो वो स्थान घेर ले, और जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, वेट हो, मास हो, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या होगी मैटर की, तो एनीथिंग, कोई भी वस्तु, एनीथिंग विच हैज मास एंड occupies space, anything which has mass and occupies space is called matter। जैसे चेयर, टेबल, मार्कर, ठीक है, ग्लासेस, ये सभी क्या है, ये सभी मैटर कहे जाते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करें किसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। तो चलिए देख लेते हैं कि मैटर क्लासिफिकेशन क्या है। आपने देखा है कि मैटर को क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू द स्टेट, 3 पार्ट में। चलो उसको देखते हैं। मैटर को क्लासिफाई किया गया बेसिकली इनके स्ट्रक्चर और इनके केमिकल बिहेवियर के अकॉर्डिंग पे। तो यहां पे 2 टाइप का क्लासिफिकेशन किया गया मैटर का। द फर्स्ट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन and second is chemical classification। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने फिजिकल और केमिकल लिखा हुआ है, तो क्लासिफिकेशन का टर्म कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो कहते हैं कि वो क्लासिफिकेशन मैटर का जिसमें हम सिर्फ मैटर के, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और उनके
जो प्रॉपर शेप होता है, उनका जो प्रॉपर टेक्सचर चेंज होता है, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, फिर वापस से अपने पुराने फॉर्म में आ जाता है, मतलब द चेंजेस विच इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब क्या है, एक बार हुआ फिर वापस से दोबारा अपने पुराने फॉर्म में आ जाए। सच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज द फिजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब जैसे बर्फ से पानी बनना और पानी से फिर बर्फ को बनना। तो क्या करते हैं, बर्फ क्या होता है, दैट इज द आइस, आइस इज मेल्ट, इट कन्वर्ट इनटू वाटर एंड वाटर अगेन फ्रीजेस, इट कन्वर्ट इनटू द आइस। तो इस तरह का जो चेंज होता है, जिसमें क्या होता है, सब्सटेंस के केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंजेस इन द chemical composition of the substance, such type of classification is termed as physical classification। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। तो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है वो इररिवर्सिबल होता है। इररिवर्सिबल मतलब क्या है कि वो एक्शन जिसमें किसी एक सब्सटेंस को हम फॉर्म कर लें और फिर फॉर्म होने के बाद वो पुराने फॉर्म में दोबारा ना जा पाए। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया तो क्या बना, वाटर बना। क्या बना, वाटर। तो इसको ब्रेकआउट नहीं कर सकते इमीडिएटली कि ये फिर से H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह का जो चेंज होता है, इस तरह के जो क्लासिफिकेशन की स्टडी होती है, उसको हम बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो चलो अब बारी बारी से हम मैटर की क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मैंने भी जस्ट बताया था ना कि फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो ये फिजिकल जो होता है वो रिवर्सिबल होता है और केमिकल इरिवर्सिबल। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पे जो मैटर था उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पे जो मैटर है उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्योर एंड इम्प्योर। तो इसको आगे कंसिडर करने के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो टिल देन just wait and subscribe our channel, like and share this video. Thank you, bye.